नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 14 भाग 1 पढ़ा। भाग 1 में आपने जाना श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, सांस लेना किसे कहते हैं, अलग अलग जंतुओं में श्वसनांग कौन कौन से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे के टॉपिक के बारे में, जो कि है मानव का श्वसन तंत्र। हम देखेंगे कि मनुष्य का श्वसन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना होता है, किसे क्या कहते हैं, कौन कहाँ खुलता है, ये सब कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो पूछे जाते हैं। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है मानव का श्वसन तंत्र। मानव के श्वसन तंत्र में सबसे शुरुआती जो संरचना आती है वो है ये, जिसे कहते हैं नासा छिद्र, नॉस्ट्रिल इंग्लिश में कहते हैं। वह नासा छिद्र यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरुआत होती है और देखते हैं कहां तक जाती है। फिगर बना के हम समझेंगे। तो आपने जैसा कि समझा कि जो मानव का श्वसन तंत्र है उसकी शुरुआत कहां से होती है, एक जोड़ी नासा छिद्र से, जिसे क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल। ये एक जोड़ी नासा छिद्र कहां खुलती है, नासा मार्ग से होते हुए नासा कक्ष में। यह है आपका नासा मार्ग, नेसल पैसेज, और यह है आपका नासा कक्ष, नेसल चैम्बर। अब ये जो नासा कक्ष है वो ग्रसनी के नासा ग्रसनी भाग में खुलती है, नासा ग्रसनी भाग में, नैसो फायरिंग्स रीजन में खुलती हैं। आपको पता है कि यहां पर मुख गुहा भी होती है। मुख गुहा कहां खुलती है, ईसोफेगस में, यानी आहार नाल में खुलती है। तो ये तो पाचन तंत्र का भाग हो गया। ये मुख है, मुख गुहा। मुख गुहा कहां खुलती है, ईसोफेगस में, जो चली जाती है अमाशय में। लेकिन जो नासा ग्रसनी है वो खुलता है कंठ में। इस भाग को कहते हैं कंठ। कंठ यानी लैरिंग्स में खुलता है। अभी ये टॉपिक आपका नहीं, पाचन तंत्र को हटा दे रहे हैं। अब ध्यान से समझिए। नासा छिद्र नासा मार्ग से होते हुए नासा कक्ष में खुलता है। नासा कक्ष नासा ग्रसनी में खुलता है। नासा ग्रसनी ग्रसनी का ही एक भाग होता है, ग्रसनी का ही एक भाग है। तो ये पूरा ग्रसनी कहलाता है। तो ग्रसनी जो भाग होता है वो आहार व वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होता है। दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होता है। यानी अगर हम बात करें यहां पर वायु की, तो वायु भी इसी रास्ते जाता है और वायु चला आता है इधर श्वास नली में। लेकिन अगर हम बात करें खाने की, तो खाना मुख से आता है, मुख गुहा में, और इसी ग्रसनी से होते हुए कहां जाता है, ईसोफेगस में। तो ग्रसनी, ये जो रीजन है ग्रसनी, ये जो पूरा भाग है ग्रसनी, ये पूरा भाग जिसमें नासा ग्रसनी भी आता है, तो वो आहार यानी भोजन और वायु दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज होता है, उभयनिष्ठ मार्ग है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अब आते हैं टॉपिक पर। नासा ग्रसनी
कहां पर खुलता है? कंठ द्वार द्वारा, जिसे हम घाटी कहते हैं। कंठ के कंठ द्वार को कहते हैं, कंठ के कंठ द्वार, कंठ द्वार या इसे घाटी भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में ग्लॉटिस कहा जाता है। ग्लॉटिस से होता हुए कहां खुलता है? श्वास नली में। ये क्या है? श्वास नली, ट्रैकिया, ट्रैकिया में खुलता है। इतनी बात क्लियर हुई? तो नासाग्रसनी कंठ के कंठ द्वार द्वारा श्वास नली में खुलती है। अब ये कंठ क्या है? तो कंठ एक उपास्थीमय पेटिका है, एक उपास्थीमय पेटिका है जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता करती है, इसीलिए हम इसे ध्वनि पेटिका, साउंड बॉक्स कहते हैं। तो साउंड बॉक्स कौन होता है? कंठ होता है, लैरिंक्स, जो आवाज उत्पन्न करने में मदद करता है। एक और बात कि भैया जब वायु भी इसी रास्ते आ रहा है, भोजन भी इसी रास्ते आ रहा है, तो क्या भोजन के कण श्वास नली में नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो श्वास नली में भोजन के कण ना जाएं, इसके लिए यहां पर एक पतली परत होती है, हम कहेंगे पतली फ्लैप। उपास्थीमय ये भी होती है, फ्लैप होती है। तो ये फ्लैप होती है जो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय ये श्वास नली को बंद कर देती है, और जब हम खाना नहीं खाते हैं तो वो ऐसे खुल जाती है श्वास आने के लिए। जैसे ही खाना खाएंगे फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप खाना खा रहे हो, बोल रहे हो, तो बोलने पर ये खुलेगा, खाना अंदर जा सकता है श्वास नली में। ऐसा आपने महसूस भी किया होगा कि पानी वानी पीते समय थोड़ा बहुत पानी इधर चला जाता है, तो वो बाहर निकलना ही निकलना, इसीलिए खांसी वैसे आने लगता है कि बाहर निकल जाए। इतनी बात जानी? तो ये क्या है? इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। यहां पर जगह नहीं है, नहीं तो अभी लिख देते हैं, अभी लिखेंगे, बाद में लिखवाएंगे। इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। हिंदी में कहते हैं कंठ छद, ठीक है, एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो इतनी बातें तो आपने जान ली, यहां तक अभी पहुंचो, श्वास नली तक, कि वायु नासा छिद्र से होते हुए, नासा मार्ग से होते हुए, नासा कक्ष से होते हुए नासा ग्रसनी में पहुंचता है। नासा ग्रसनी ग्रसनी का ही भाग है। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होता है। नासा ग्रसनी कंठ के कंठ द्वार द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ द्वार या घाटी हम क्या कहेंगे? श्वास नली के ओपनिंग को कहते हैं। यह एक फ्लैप द्वारा ढका होता है जिसे कंठछद, एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो भोजन के श्वास नली में आने से रोकता है। कंठ क्या है? तो कंठ एक उपास्थीमय पेटिका है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है, जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता करती है, इसलिए इसे हम ध्वनि पेटिका या साउंड बॉक्स भी कहते हैं। अब हम देखेंगे श्वास नली से आगे का पार्ट। ये जो श्वास नली है वो एक सीधी नलिका होती है, सीधी नलिका होती है, जो कि वक्ष गुहा में पांचवें कशेरुक दंड यानी 5th थोरैसिक वर्टिब्रा में जाकर प्राथमिक श्वसनी में विभक्त हो जाती है। यानी ये श्वास नली दाईं और बाईं दो नलियों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। ध्यान देना, श्वसनी यानी प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई अपने अपने कहां चली गई? फेफड़े में, ठीक है, ये इधर फेफड़े में, ये इधर फेफड़े में। प्राथमिक श्वसनी, श्वास नली जो होती है वो दाईं और बाईं कहां पर? 5th थोरैसिक वर्टिब्रा में। थोरैसिक वर्टिब्रा क्या होता है? इसके पीछे वर्टिब्रल कॉलम होती है। जब हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद, क्योंकि यहां पर अलग वर्टिब्रा होती है, नीचे अलग, तो जो थोरैसिक वर्टिब्रा होती है 5वें नंबर की थोरैसिक वर्टिब्रा में ये प्राथमिक श्वसनी में विभक्त हो जाती है। अब ये फिर से द्वितीयक श्वसनी में विभक्त हो गई, ये ब्रांच हो गई, एक इधर चला गया एक इधर, तो ये क्या कहलाएंगी? द्वितीयक, ये भी द्वितीयक श्वसनी कहलाती हैं।
द्वितीयक श्वसनी, सेकेंडरी ब्रोंकाई कहलाती हैं। संरचना जितनी अच्छी तरह समझ लिए तो सारा प्रोसेस इजी हो जाएगा। द्वितीयक श्वसनी हो गई, ये भी आपकी द्वितीयक हो गई, सेकेंडरी, ठीक है। ये था आपका प्राइमरी, ये था सेकेंडरी। अब ये द्वितीयक भी पुनः विभाजित होती हैं अन्य शाखाओं में, तो इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे तृतीयक श्वसनी, टर्सरी ब्रोंकाई। अब जो तृतीयक श्वसनी है वो पुनः छोटे छोटे श्वसनिका में विभक्त हो जाती है। इन्हें क्या कहते हैं? प्रारंभिक श्वसनिका। अब देखो शब्द चेंज हो गया, ये श्वसनी है, ये श्वसनिका है, इंग्लिश भी चेंज होगा। इसे कहेंगे इनिशियल ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल हो गया। तो ये इनिशियल है, प्राथमिक। अब ये भी पुनः बहुत महीन, बहुत ही पतले कई सारे अंतस्थ श्वसनिका में कन्वर्ट होंगे। अंतस्थ श्वसनिका में बहुत ही पतले, वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होंगे, ब्रोंकियोल्स में। जब तक ये सब बातें क्लियर नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अभी बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हो गई अंतिम नली। अंतिम नली को क्या कहते हैं? अंतस्थ श्वसनिका, ठीक है, अंतस्थ श्वसनिका, टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब ये बहुत सारे ऐसे थैली से जुड़ा होता है, इन थैलियों को कहा जाता है वायुकूपिका, एल्वियोलाई, ठीक है। ये सारे बहुत से ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम वायुकूपिका कहते हैं, उनमें जाकर खुलते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? बस यही संरचना है। अब हम कह सकते हैं कि प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, प्रारंभिक श्वसनिका, अंतस्थ श्वसनिका, वायुकूपिका, ये सब मिलकर फेफड़े बनाते हैं। क्लियर है बात? अब देखो वायु कहां से कहां जाता है, इसको देख लो। वायु जाता है नासा द्वार से, नासा मार्ग से होते हुए नासा कक्ष में, फिर ग्रसनी के रास्ते कंठ द्वार से होते हुए श्वास नली, फिर श्वास नली से द्वितीयक नली, द्वितीयक से तृतीयक नली, तृतीयक से प्रारंभिक श्वसनिका में, फिर अंतस्थ श्वसनिका में, और फिर वायुकूपिका में जाता है। आया समझ में? तो ये पहले आप सीरीज याद करिए कि किसको क्या कहते हैं। शुरुआत होती है नासा छिद्र से, नासा छिद्र से नासा मार्ग, फिर नासा कक्ष, फिर नासा ग्रसनी, फिर कंठ, श्वास नली, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, प्रारंभिक श्वसनिका, अंतस्थ श्वसनिका, और आखिरी में वायुकूपिका में जाती है। बस इतने रास्ते हैं। वायु यहां से होकर अंततः कहां जाती है? अंततः वायुकूपिका में जाती है। अब वायुकूपिका के आसपास होती हैं रक्त नलिकाएं। वो रक्त नलिका में रक्त जब जाती रहती हैं तो वायुकूपिका से ऑक्सीजन लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देती हैं, वहीं पर गैसों का विनिमय होता है। क्लियर है बातें? अब पूछा जाता है कि श्वसन तंत्र में, मानव के श्वसन तंत्र में चालन भाग कौन होता है, यानी कंडक्टिंग भाग, कंडक्टिंग रीजन। और विनिमय भाग कौन होता है? विनिमय भाग कौन होता है, यानी एक्सचेंज रीजन कौन सा होता है? ध्यान से समझना, यहीं पे बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नासा छिद्र से लेकर अंतस्थ श्वसनिका तक का भाग, यहां तक का भाग चालन भाग कहलाता है। और बाकी वायुकूपिका और उसकी जो नलियां होती हैं वो बनाती हैं विनिमय भाग। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जो नासा छिद्र से वायु जाती है ये सिर्फ एक कंडक्शन का काम करती है। कंडक्शन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, वायुमंडल का वायु यहां तक लेके आना, तो वायुमंडल के वायु को यहां से यहां तक लाने का काम करती है, इसीलिए उसे चालन भाग कहते हैं। लेकिन जो मेन रोल है
रक्त में गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया वो वायु कूपिका करती है, वायु कूपिका और उसकी नलिकाएं करती हैं, इसीलिए इसको विनिमय भाग कहते हैं। क्लियर है बातें? अब बात करें अगर हम फेफड़े की, तो फेफड़ा दो आवरण से घिरा होता है। एक कहलाता है बाह्य फुफ्फुसी आवरण, बाह्य फुफ्फुसी आवरण, और अंदर वाला होता है अंतः फुफ्फुसी आवरण। इन दोनों के बीच में एक तरल भरा होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये प्लूरल फ्लूइड फेफड़े की सतह को घर्षण से बचाता है, यानी घर्षण को कम करता है, यानी ये आपस में रगड़ न खाएं इसलिए। और बाकी जो आपका फेफड़ा है, जो बाहरी फुफ्फुसी आवरण है वो वक्ष गुहा की तरफ होता है, जो आंतरिक फुफ्फुसी आवरण है वो फेफड़े की सतह की तरफ होता है। बात करें कि आखिर ये फेफड़ा होता कहाँ है, तो फेफड़ा कहाँ होता है? इतने भाग में, तो ये कहलाता है वक्षीय भाग, वक्षीय भाग, थोरैसिक रीजन। तो ये थोरैसिक रीजन में होता है। बात करेंगे थोरैसिक रीजन कैसा रीजन है, तो ये एक एयर टाइट रीजन होता है। एयर टाइट रीजन मतलब यहाँ पर वायु बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये बनता कैसे है वक्ष गुहा? तो वक्ष गुहा पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड से, आगे की तरफ स्टर्नम, पार्श्व में ये जो हड्डी है, छाती की हड्डियां जिन्हें हम पसली कहते हैं, रिब्स से, और नीचे डायाफ्राम है, डायाफ्राम मसल्स होती हैं। तो डायाफ्राम मसल्स नीचे होती हैं, ये बनाती हैं वक्ष गुहा, जिसके अंतर वक्ष गुहा के अंदर ये हमारे फेफड़े पाए जाते हैं। क्लियर हुई बातें? आइए कुछ और फिगर के माध्यम से देखते हैं। देखिए शुरुआत कहाँ से होती है? नॉस्ट्रिल से, नेसल कैविटी में जाता है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि नेसोफेरिंग्स है। नेसोफेरिंग्स देखिए एपिग्लॉटिस के माध्यम, लैरिंग्स के माध्यम से श्वास नली में प्रवेश करता है। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और अंतस्थ इस तरह से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। बात करें यहाँ पर, ये देखिए प्लूरल कैविटी दिया गया है, यानी इनके बीच के जो खाली स्थान होता है उसे प्लूरल कैविटी कहते हैं, जिसमें फ्लूइड भरा होता है। उसके बाद ये डायाफ्राम मसल्स होती हैं जो वक्ष गुहा को बनाती हैं। अब जैसे कि मैंने नली में आपको बताया कि नली में ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। फिर प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकियाई बनता है, सेकेंडरी से टर्सरी ब्रोंकाई बनता है, और टर्सरी से ब्रोंक्यूल्स बनता है। ब्रोंक्यूल्स भी दो होते हैं, एक इनिशियल और एक टर्मिनल। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो होता है, याद रख लेना, जो इनसे भी आने वाली टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो वायु कूपिका में खुलती हैं। वायु कूपिका में कौन खुलता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बताओगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल यानी अंतस्थ श्वसनिका खुलती है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो ये वायु कूपिकाएं हैं, ये सब वायु कूपिकाएं हैं, एल्वियोलाई हैं। तो इनके आसपास देखें नसें होती हैं, ब्लड आर्टरीज होती हैं, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। तो यहीं से रक्त में गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। फिलहाल आपने संरचना देख ली, इस तरह से होती है। आपके एनसीईआरटी में ये फिगर मेंशन है। हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखना कि ये जो आप संरचना देख रहे हो ये क्या है? ये क्या है? तो ये होती है उपास्थीमय वलय होती हैं, अपूर्ण होती हैं। अपूर्ण का मतलब क्या है? देखो पूर्ण ऐसे होती है जब पूरा आगे से लेकर पीछे तक राउंड हो, लेकिन ये पीछे की तरफ नहीं पाई जाती, ऐसे पाई जाती हैं। आगे की तरफ होती है, पीछे की तरफ ब्लैंक होती हैं, तो इसे कहते हैं अपूर्ण, अपूर्ण वलय, उपास्थीमय वलय, उपास्थीमय वलय कहते हैं। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती हैं। पूछा जाता है कहां से कहां तक पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं ट्रैकिया, श्वास नली से लेकर प्रारंभिक श्वसनिका तक, यानी प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स तक पाई जाती हैं। अंतस्थ ब्रोंकियल में नहीं पाई जाती। ठीक, ये क्वेश्चन, बस इतने पॉइंट आप लिख डालिए।